नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, चाहे कैन सुपरवाइज़र हो, बीएचयू, आईसीआर, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को लेकर आते हैं। 1 से 7 तक अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये 8वीं वीडियो है। ये सॉयल साइंस के मुख्य रूप से प्रश्नों को इसमें डाला गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, अगर मृदा का कण घनत्व PD 2.6 और स्थूल घनत्व जिसको BD कहा जाता है 1.3 है, तो उनकी सांद्रता कितनी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। PD मतलब होता है पार्टिकल डेंसिटी और BD मतलब बल्क डेंसिटी। इसको हम एक सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को सूत्र याद है, 100 माइनस BD बटे PD इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितना है, BD है 1.3 और यहाँ पर PD हो जाएगा 2.6 इंटू कर देंगे 100। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। यहाँ से यहाँ आ जाएगा 0.5 और यहाँ आ जाएगा 26 से 2.6 को 1.3 से काट देंगे, 0.5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसको हम 100 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 50। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ए ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पायराइड सुधारक का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, पायराइड्स जो मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग लेते हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र बताना है। पायराइड्स किस प्रकार की मृदा का सुधार करता है, तो याद रखेंगे यह क्षारीय मृदा का सुधार का काम करता है। ठीक है, क्षारीय मृदाओं का सुधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है Fe2। ठीक है, Fe2 ये होता है इसका सूत्र, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। Fe ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 46% के लगभग पाई जाती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करेंगे, ये लगभग 27% के आसपास पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्राप्त जल धारण क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है। क्ले लोम में, सैंडी क्ले लोम में, या सिल्टी क्ले लोम में, या लोम में। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, एक पूछता है जल धारण क्षमता। ठीक है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो जल धारण क्षमता किसके अंदर सबसे अधिक पाई जाती है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये क्ले के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा, जल ग्रहण क्षमता। ठीक है, जल ग्रहण क्षमता किसमें सबसे अधिक पाई जाती है, तब क्या आंसर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सैंडी सॉयल में। ठीक है, सैंडी सॉयल के अंदर सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्ले लोम के अंदर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में किस संग्रहण प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना गया है। ठीक है, मृदा के अंदर किस संग्रहण प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना गया है, ये आपको बताना है। सिलिकॉन हो गया, या आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, या कैल्शियम कार्बोनेट, या जिप्सम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसमें क्या होता है, संग्रहण यानी कि बढ़ जाता है।
जिसके कारण लेटराइजेशन हो जाता है और सिलिका की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की जैविक विधि नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा यहाँ पर, पलवार, भू परिष्करण, समोच्च खेती या कंटूर टेरेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, वैसे भू परिष्करण भी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा वो डी ऑप्शन माना जाएगा, कंटूर टेरेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदा में कौन सा एक मुख्य क्षार पाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर लवणीय अगर पूछता तब क्या हो जाता आंसर, तब हमारा होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर क्या पूछा है, क्षारीय पूछा है, तो क्षारीय के लिए क्या हो जाएगा, क्षारीय के लिए हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मृदा में जिंक की उपलब्धता फसल को अधिकतम होती है। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा या चूना युक्त मृदा या जलमग्न मृदा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जिंक को किस रूप में लेते हैं, तो Zn, इसको धन आयन के रूप में लिया जाता है। Zn धन आयन के रूप में लिया जाता है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मृदा में जिंक की उपलब्धता फसल को अधिकतम किस रूप में लेते हैं। तो अगर अम्लीय मृदा है तो किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो अम्लीय मृदा है तो उसमें फेरस की प्रधानता पाई जाती है, एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, Cu की प्रधानता पाई जाती है, Mn की प्रधानता पाई जाती है, Zn की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से देख सकते हैं, तो यहाँ पर जिंक के बाद Zn के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को आप याद कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम किसी में से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड, गर्म पानी, अमोनियम एसीटेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गंधक यानी कि सल्फर को किस रूप में लेते हैं, तो SO4 ऋण आयन के रूप में सल्फर को ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदा में किस तत्व की विषाक्तता के कारण पौधे की वृद्धि सामान्य अवरुद्ध हो जाती है, विशेषकर जब मृदा का pH 5 से लेकर 5.5 से कम हो जाता है। लोहा, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे लोहा जो है, आयरन जिसको कहते हैं, Fe कहा जाता है, इसको धन आयन के रूप में लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को सिंगल्स आयन होते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पर 3+ रहते हैं। और यहाँ पर मैग्नीज है तो यहाँ, तो इस रूप से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता होती है, तो एल्यूमिनियम की हो जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा के साथ उड़ने वाले पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सिल्ट और उसके साथ महीन बालू और कले होता है क्या कहलाता है। एलुवियन कहलाता है या लोएस कहलाता है, मेराइन कहलाता है, एलुवियल कहलाता है। एलुवियल के बारे में आप लोग जानते हैं, एलुवियल किसको कहा जाता है, जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है जलोढ़ मृदा का ही है। और यहाँ पर देखेंगे मेराइन जो समुद्री तटीय मृदा होती है। ठीक है, जो समुद्री तटीय मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है, मेराइन के नाम से जाना जाता है। लोएस से आप लोग जानते ही हैं, जो लोमी सॉयल होती है। ठीक है, जो लोमी सॉयल होती है वो लोएस के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर एलुवियस किसके कहते हैं, जो सैंडी सॉयल होती है। ठीक है, सैंडी जो सॉयल होती है उसको एलुवियस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोएस। ठीक है, जो लोम सॉयल होती है उसी को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा वर्गीकरण का सबसे निम्न संवर्ग कौन सा है? गण है जिसको हम आर्डर के नाम से जानते हैं, या बृहद मृदा समूह, या सीरीज श्रेणी, या कुल। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी, जिसको हम सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही जो है ये निम्न स्वर्ग कौन सा है, तो यही हमारा हो जाएगा सीरीज यानी कि श्रेणी। अगर आर्डर की बात करें, गण की बात करें, तो टोटल गण कितने हो जाते हैं? 11 + 1 12 होते हैं टोटल, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक क्ले मृदा में कम से कम कितने प्रतिशत क्ले कण होने चाहिए जिनको हम क्ले मृदा कह सकते हैं? जिनको हम क्या कह सकते हैं? क्ले मृदा कह सकते हैं। 70%, 80%, 40% या 35%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 35% अगर रहेगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं? क्ले मृदा कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है घास वाली जमीनों में मुख्यतः कौन सी मृदा की संरचना होती है? गोलाकार, प्लेटी, या स्तंभाकार, या ब्लॉकी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोलाकार, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सफ़ेद क्षारीय मृदा है, ठीक है, वाइट एल्कालाइंस सॉइल कौन सी है? अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, या लवणीय और क्षारीय मृदा, या क्षारीय मृदा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लवणीय मृदा। ठीक है, लवणीय मृदा हो जाएगा सैलाइन सॉइल, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न सूक्ष्म जीवों के समूह में से मृदा में सर्वाधिक जैविक भार होता है। ठीक है, यहाँ पर जैविक भार पूछा है, ना कि संरचनात्मक भार पूछा है। अगर हम यहाँ पर बात करें संरचनात्मक भार के बारे में बात करें तब हो जाएगा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जीवाणु संरचनात्मक भार में। उसके बाद पाए जाते हैं एक्टिनोमाइसिटीज़। अगर यहाँ पर एक चीज़ यह याद रखेंगे संरचनात्मक भार की। दूसरा याद रखेंगे पॉइंट कि भारात्मक अगर भारात्मक पूछे, यहाँ पर भारात्मक पूछ रखा भार के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा कवक, उसके बाद आएगा जीवाणु, कवक के बाद जीवाणु। अगर यही पूछे जलमग्न भूमियों में और अम्लीय भूमि में, तो सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता पाई जाती है? कवक की पाई जाती है। ठीक है, कवक की पाई जाती है। अगर शुष्क मृदा में पूछे तो एक्टिनोमाइसिटीज़। ठीक है, तो अब इससे आप लोग समझ चुकेंगे अगर संरचनात्मक भार में पूछे तो जीवाणु की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। अगर भारात्मक पूछे तो कवक, यहाँ पर क्या भारात्मक पूछा है तो फंजाई, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही जलमग्न भूमियों और अम्लीय भूमि में पूछे किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है तो हो जाएगा कवक। अगर पूछे शुष्क वाले क्षेत्रों में तो एक्टिनोमाइसिटीज़। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मृदा विलयन का पीएच मान निर्धारित करता है सक्रिय अम्लता का, या विनिमयशील अम्लता का, कुल अम्लता का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सक्रिय अम्लता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस मृदा गण का क्षेत्रफल अधिकतम है? ठीक है, यहाँ भारत में पूछ रहा है, ना कि पूरे विश्व में पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऑर्डर की बात करें, टोटल ऑर्डर कितने होते हैं? 12 होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एंटीसोल होता है, या इंसेप्टिसोल होता है, वर्टिसोल होता है, या एल्फिसोल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेप्टिसोल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसेप्टिसोल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, अगर यही क्वेश्चन पूछे विश्व की बात करें तो विश्व में याद रखेंगे एरिडीसोल। ठीक है, क्या याद रखेंगे? एरिडीसोल्स। ये पूरे विश्व का हो गया सबसे बड़ा क्षेत्रफल। यहाँ इंडिया का पूछा है तो इंसेप्टिसोल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा में बालू, सिल्ट,
और क्ले से संबंधित प्रमाण को क्या कहा जाता है? मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा वर्गीकरण, मृदा समुच्चय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा कणाकार कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में हींग नेट किसके द्वारा उत्पन्न होती है? राइजोबियम के द्वारा, एक्टोमाइकोराइजा द्वारा, या एंडोमाइकोराइजा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं। एक से एक वीडियो बेहतरीन प्रश्नों को चुन के लेके आते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जलोढ़ मृदा का संबंध एंटीसोल से है? क्या लाल मृदा का संबंध एल्फीसोल से है? या काली मृदा का वर्टिसोल? या रेतीली मृदा का एरिडीसोल? तो इसका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। रेतीली मृदा का संबंध एरिडीसोल से है राजस्थान में। उसके बाद काली मृदा का संबंध वर्टिसोल से है जो महाराष्ट्र से है। उसके बाद लाल मृदा का संबंध एल्फीसोल से है जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर एंटीसोल राजस्थान से, इसका संबंध जलोढ़ मृदा से नहीं रहेगा। ठीक है, एंटीसोल राजस्थान की जो मृदा है इसका संबंध हो जाएगा रेतीली से, रेतीली मृदा से, याद रखेंगे। तो यही हमारा इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिट मृदाओं का पीएच मान होता है 3 से 3.5, 2.5 से 3, 3.5 से 4, या 1.5 से 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 3.5 से 4 पीएच होता है, याद रखेंगे। 3.5 से लेकर 4 पीएच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मृदा में खनिज पदार्थ, वायु, जल, कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा क्रम से पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 45% पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर वायु कितना पाया जाता है? 25% वायु होता है। जल कितना पाया जाता है? 25% पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 45, 25, 25, 5। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2, इसको सुमेलित करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्षेत्र क्षमता और आर्द्रता गुणांक के मध्य पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो केशिका जल कहलाता है। ए फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बी ऑप्शन देखेंगे, संतृप्त अवस्था एवं क्षेत्र क्षमता के मध्य पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। बी सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। पौधों को जल उपलब्ध कराने की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? क्षेत्र क्षमता कहलाती है, याद रखेंगे। उसके बाद पौधों को जल उपलब्ध कराने की निचली सीमा क्या कहलाती है? मलानी बिंदु कहलाती है। यानी कि सबके साथ मैच है। ठीक है, ए वाला ए के साथ, बी वाला 2 के साथ, सी वाला 3 के साथ और डी वाला 4 के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संस्तर ए बी सी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? फेरोस्लाइस, रेगोसोल, या रेगोलिथ, या सोलम। सोलम तो जानते हैं, ए प्लस बी को मिलाने को क्या कहते हैं? सोलम कहा जाता है। संस्तर अगर ए और बी संस्तर मिल जाते हैं तो सोलम कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगोलिथ कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों को अगर मिला देते हैं तो इस संस्तर को रेगोलिथ के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक मृदा विज्ञान के नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।